अगर मैं ऐसा बोलूं कि 8 साल के प्रतीक गांधी ने सबसे पहले अगर अपने इंट्यूशन पे भरोसा नहीं किया होता, बचपन में हमने जो नहीं पाया है ना वो हमारे बच्चों को दे देंगे। बहुत अच्छा थॉट है, पर उसके चलते आप बहुत बड़ा नुकसान बच्चों का ये कर रहे हो कि उन्हें शायद ये समझ ही नहीं पा रहे हैं वो बच्चे कि उन्होंने सोचा और आपने हासिल कर दिया। उन्हें ना सुनने की आदत नहीं थी। पहले काम ढूंढने जाना पड़ता था, अब ऐसा है कि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में से आपको ढूंढना है, आपको लोगों को मिलना है। मनी डज नॉट मैटर मी, पैसों की दिक्कत नहीं है। क्यों बोलता क्या है बीच में, वो लिरिक्स हमको जाननी। हम तो ये सोचते हैं कि वो बोलता है रिया मेरी गर्लफ्रेंड। All right, what's going on, my loveliest and dearest people out there? Welcome to क्लास के बाहर presented by ओसवाल। आज हम लोग बहुत ज्यादा अमेजिंग डिस्कशन करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। सो क्या हालचाल प्रतीक भैया, हाउ इज लाइफ, कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ इज अमेजिंग यार, बहुत मजा आ रहा है। क्या आजकल मतलब ओवरऑल हाउ डज अ डे इन योर लाइफ लुक लाइक? मतलब सुबह से लेके शाम तक एक रूटीन वाला सिस्टम कैसा रहता है आपका? देखो, जब शूट होता है तब तो मतलब 12-15 घंटे तो शूट में ही निकल जाते हैं। ऑलराइट, पर जब शूट नहीं होता है तब बहुत मज़ा आता है, तब क्या करते हो? और भी मज़ा आता है क्योंकि तब दिन और भर जाता है। बहुत कुछ करने के लिए होता है क्योंकि जब शूट कर रहे होते हैं महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक, तो इतनी सारी चीज़ें रह जाती हैं करने की। वो सब पेंडिंग जो काम होता है वो फिर बाकी के दिनों में करना पड़ता है। जनरली 8, साढ़े 8 बजे दिन शुरू होता है। इट स्टार्ट्स विद वर्कआउट एंड देन रीडिंग एंड देन देयर आर लॉट ऑफ नरेशन मीटिंग्स। फिर बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं जब शूट नहीं कर रहा होता हूँ तो ज़्यादातर मैं शोज़ कर रहा होता हूँ स्टेज की, तो उसके रिहर्सल्स होते हैं। बहुत सारी दूसरी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। मतलब जैसे मैं तबला भी बजाता हूँ, तो मैं अभी ये इस बार मुझे पहला 1-1.5 महीने का ब्रेक मिला है, तो मैं वापस वो थोड़ा और हाथ साफ करना चाहता हूँ, थोड़ा सीखना चाहता हूँ। मार्शल आर्ट्स एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है उसमें भी थोड़ा बहुत, जो 12th स्टैंडर्ड में जब वो HSC था तब छोड़ दिया, उसके बाद वापस कर नहीं पाया था कंप्लीट। तो अब लगता है कि जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत मतलब ऑल इन ऑल अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लाइक यू आर इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं तो कहता रहता हूँ यार खुद के लिए कि मुझे मल्टीपल पैशन डिसऑर्डर है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने में मज़ा आता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मुझे पैशनेट फील करवाती हैं। मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो केओस नहीं हो जाता आपको? ऐसा नहीं लगता? मतलब जनरली लोग बोलते हैं कि फोकस करना चाहिए, एक चीज़ कर रहे हो उसको फोकस करो। तो जैसे जब आप मल्टीपल चीज़ें, मतलब बहुत लोगों की ऐसी आइडियोलॉजी होती है दैट सम पीपल आर अलाइन टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, और कुछ लोगों को लगता है कि हम एक ही चीज़ पे फोकस करें। देखो, मल्टी स्किलिंग अलग चीज़ है, मल्टीटास्किंग अलग चीज़ है। मल्टीटास्किंग ये होता है जब आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें करें। मल्टी स्किलिंग ये है कि यू स्किल योर सेल्फ टू डू मल्टीपल थिंग्स। ये दो तो बहुत अलग चीज़ है। तो जो बोलते हैं कि यार एक ही चीज़ में फोकस करो, वो थोड़ा अलग है पहलू उसका। मैं ऐसे समझता हूँ कि जब जो कर रहे हो उस पर फोकस करो। करेक्ट। पर अलग अलग चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है एक आदमी को। करेक्ट। जैसे अभी परसों ही किसी से बात हो रही थी मेरी, अगर किसी ने कभी खेती की है अगर लाइफ में, या उस सब्जेक्ट पे कभी कुछ पढ़ा है, तो वो शायद इसे और आसानी से समझ पाएंगे। मेरी स्कूल में ना खेती एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसपे हमने प्रैक्टिकल भी किया है, थियोरी भी पढ़ी है। तो कौन से मौसम में कौन सी सब्जी, कौन सा धान, कौन से फल उगाने चाहिए, बार बार रोटेशन में कौन सा धान उगाना चाहिए ताकि ज़मीन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदाइश मिले। तो ये लॉजिक अगर सोचोगे तो ऐसा है कि कोई भी एक ज़मीन है आपके पास, एक अच्छा खेत है, उपजाऊ ज़मीन है, उसमें आप एक ही धान ले रहे हो बार बार, तो ज़मीन उपजाऊ रहेगी नहीं। करेक्ट। दिमाग का भी वैसा ही लगता है मुझे। करेक्ट। कि आप उसे जितनी चीज़ों में डालोगे उतना वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, उतनी ज़्यादा आपका फोकस भी उतना ही बढ़ेगा। और ओवरऑल दुनिया में जानने के लिए इतना कुछ है कि आप जितना करो उतना कम है। तो ओवरऑल टिल द एंड ऑफ योर लाइफ आपका इंटरेस्ट रहेगा कुछ करने में। सुबह उठ के कुछ करना है, उसका वो एक जोश तो चाहिए। करेक्ट। सो इससे यही एक बात है, द मोर यू नो
द मोर यू नो हाउ लेस यू नो. या और वो करने में बहुत मजा है. कंपल्शन से जिस दिन कुछ भी किया ना तो फिर वो थकान लगेगी. एग्जैक्टली. जिस दिन मजे से किया तो बहुत मजा आएगा. तो 5 साल पहले जो आपका रूटीन होता था, मतलब बिफोर स्कैम, मतलब प्री स्कैम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें और अभी में आपको कुछ मेजर डिफरेंसेस दिखते हैं कि आपके डेली रूटीन में कुछ चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गई, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मोर और लेस वैसी रूटीन है आपका? नहीं, मोर और लेस रूटीन मेरा पर्सनल लेवल पे सेम है, बट प्रोफेशनल लेवल पे रूटीन में काफ़ी बदलाव आया है. और जो मेजर चेंज है वो ये है कि पहले काम ढूंढने जाना पड़ता था. बहुत उसमें बहुत मेहनत लगती थी. अब ऐसा है कि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में से आपको ढूंढना है, आपको लोगों को मिलना है, और तो वो एक अलग चैलेंज है. पहले अलग चैलेंज हुआ करता था. टोटली करेक्ट. सो एक चीज़ ये है कि लाइक इंडिया हैज़ लव्ड स्कैम 1992. वन ऑफ द मोस्ट रेटेड शो इंडिया हैज़ एवर सीन. पर्सनली मैंने एक भी बार इंट्रो कभी स्किप नहीं किया है, बिकॉज दैट म्यूजिक का मजा इज लाइक. ये बोलता क्या है बीच में, वो लिरिक्स हमको जाननी है. आज तक किसी को नहीं पता. हम तो ये सोचते हैं कि वो बोलता है रिया मेरी गर्लफ्रेंड. किसी को लगता था कि वो बोलता है जिया मैंने जोर से. ओके. मे बी. तो सच में उसके कोई लिरिक्स नहीं है? नहीं, लिरिक्स होंगे ही, हैं ही, पर ये ना हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, अचिंत, उसने उसे सीक्रेट ही रखा है. ओह भाई साहब, ये तो बहुत आइकॉनिक चीज है. सो इफ यू नो, अचिंत हैज गिवन अ लेटेस्ट बैंगर, गोतिलो. गोतिलो also is Achint. Yeah, he's amazing, next level. So how life has changed after scam? The most important question. ये बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई यार. और मेरे जीवन में जो चेंज हुआ उससे ज़्यादा चेंज तो बाहर ऐसे हुआ. अब देखो प्रोफेशनली चेंज क्या हुआ कि अच्छा काम मिलने लगा, मेन स्ट्रीम का काम मिलने लगा, कई सारी फिल्में मिली, कुछ वेब सीरीज़ मिली, ज़्यादातर बड़ी ऑडियंस तक मैं पहुंच पाया. तो मेकर्स का भी विश्वास बढ़ता है कि चलो इस एक्टर के साथ काम करते हैं. तो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है किसी भी कलाकार या किसी भी एक्टर की लाइफ में, कि जब राइटर डायरेक्टर के दिमाग में आपका चेहरा आए या आपका नाम आए कि अरे इसके लिए लिखते हैं या इस फिल्म में इसको लेते हैं. जब मेकर्स को भी आपके साथ काम करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि यार इसके साथ काम करते हैं, और एक एक्टर को क्या चाहिए होता है. बाकी पर्सनल लेवल पे तो क्या बदला यार, मैं जो पहले इंसान था वही हूँ, मेरे दोस्त वही हैं, मैं खाना भी वही खाता हूँ. कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वैसे. हाँ, थोड़ा बहुत काम से जो आपको वो एक कमर्शियल बेनिफिट्स जो मिलने शुरू होते हैं, उसकी वजह से खुद का घर हुआ, गाड़ी हुई, वो सारा तो मतलब आपका वो ना एक ऑर्गेनिक ग्रोथ हर एक की लाइफ में आता है. किसी का जल्दी होता है, किसी का डिले होता है. अमेजिंग कार बाय द वे. अमेजिंग कार बाय द वे. तो मतलब ऑल इन ऑल जो बॉलीवुड या हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, तो मैक्सिमम लोगों तक आपका जो फाइन आर्ट है वो सबसे पहले स्कैम से पहुंचा था. उसके पहले की जो आपकी लाइफ है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको उसमें जम करना और हमारा मेन इंटरेस्ट भी उसमें है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने नोटिस की थी कि आपने थिएटर जब आप 3 साल के थे तब से चालू कर दिया था. 3 साल का था तब से नहीं, चौथी कक्षा में था तब से. अच्छा, चौथी कक्षा मतलब मैं 4th स्टैंडर्ड, मतलब 6 4 8 10 साल का, 8 9 साल का होऊंगा. तो ये डिसीजन आपका ही था? एग्जैक्टली, एकदम मेरा था. क्योंकि मतलब इस एज में कोई भी डिसीजन ले पाना, मतलब बच्चे छोटे छोटे डिसीजन भी नहीं ले पाते. तो आप जब 8 साल के थे, तो 8 साल की उम्र में आपको यही था कि नहीं मुझे थिएटर, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि मे बी आपके पेरेंट्स ने उस टाइम पे बोला हो, तो हम सोच रहे थे कि कौन पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को एक्टर बनाना चाह रहे हैं बचपन से. एट दैट टाइम मतलब लाइक 90s में कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि उनका बच्चा थिएटर करे. सो हमें वही था कि लाइक इट वाज होल एंड सोल योर डिसीजन कि आपको थिएटर में जाना है या आपका कुछ और. ये डिसीजन वर्ड तब शायद पता नहीं था, ठीक है, उस उम्र कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये नहीं पता था. और क्या होता है ना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, आजकल मैं इतने सारे मेरे कॉर्पोरेट के फ्रेंड्स को जानता हूँ, इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ जो सीखना चाहते हैं कि इंट्यूशन पे काम कैसे किया जाए. दे आर रीडिंग बुक, सेल्फ हेल्प बुक हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, मतलब गीता से लेके बाइबल से लेके कुरान भी पढ़ते हैं, और ढूंढते हैं कि इंट्यूशन को कैसे समझाना है. पर जब छोटे होते हैं ना हम बच्चे, एक एज ऐसी होती है जब आप सिर्फ इंट्यूशन पे काम करते हैं. सो इंट्यूशन पे रिएक्ट करना इज आवर नेचुरल बीइंग. ये इंसान का डिज़ाइन ही वैसा है कि वो इंट्यूशन पे चलता है एक एज तक, क्योंकि तब तक मेरे पास ना डेटा होता है, ना मेरे पास दुनियादारी की समझ होती है, ना मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये करूँगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा. अब ज़्यादातर बच्चों को देखो इंट्यूशन पे चलता है. तो वैसा ही इंट्यूशन था यार उस एज पे. मेरे पास एक कहानी थी, मैंने मतलब जो घर पे दादा दादी से सुनी होंगी, मेरी नानी से सुनी थी, मम्मी से सुनी थी, डैडी से सुनी थी.
अब वो कुछ जोक्स, कुछ कहानियाँ थी दिमाग में। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था सूरत की, जिसका नाम था प्रवृत्ति विद्यालय, स्कूल का नाम ही प्रवृत्ति विद्यालय था, और वहीं पर हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि हर महीने पूरी स्कूल इकट्ठा होती है एक बड़े सेशन के लिए, जो कि स्कूल शुरू होते ही पहले प्रार्थना होती है, प्रेयर्स के बाद न्यूज़ रीडिंग, कोई भी एक बच्चा न्यूज़ पढ़ेगा, असेंबली, तो इट्स अ मेजर असेंबली वंस इन अ मंथ। और तब ऐसा होता था कि हर एक क्लास में से आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म करना है, यू डिसाइड, आपको गाना गाना है, यू ओनली कंपोज, यू ओनली सिंग, यू ओनली प्लान। अगर आपको कुछ सब्जेक्ट पे बोलना है तो आप लिखोगे, आप तैयार करोगे और आप बोलोगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ये जो मैंने 2-3 कहानियाँ छोटी छोटी सुनी है ना, उसका एक छोटी कहानी बनाऊंगा और परफॉर्म करूंगा। तो मैंने ही क्लास में से 2-3 दोस्तों को बोला कि तुम ये बोल देना, फिर तुम ये लाइन बोलना, फिर मैं ये लाइन बोलूँगा, फिर ऐसे करके हमने एक छोटा सा स्किट किया 5-7 मिनट का, एंड मुझे इतना मज़ा आया। दैट वाज माय आई गेस द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टेप्ड ऑन द स्टेज। और वो कैसा मैजिक था कि सिर्फ मेरे दिमाग में थी कहानी, मुझे लगता था यहाँ लोग हंसेंगे, मैंने तो किसी को बोला नहीं था, पर वहीं पर लोग हंसे, मुझे लगता था यहाँ उन्हें मज़ा आएगा, वहीं पर उन्होंने ताली बजाई। तो मुझे लगा यार ये अलग मैजिक है। आपके उस इंट्यूशन को और सपोर्ट मिल गया, ऑल सपोर्ट मिला कि मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, मज़ा कितना आ रहा है ये कहानी कहने में, ये किरदार बनाने में। और बस वही एक मैजिक ऐसा मेरे साथ रह गया तब से। फिर तो मैंने मतलब हर साल स्कूल के एनुअल फंक्शन में थिएटर करता था, और स्टेज पे जाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था मैं। मुझे लगता था कि अगर प्ले नहीं हो रहा है तो एलोकेशन कंपटीशन है, या वो समूह संगीत जो होता था, एक पूरे 5-7 लोग साथ में गाना गाएंगे, कोरस वाला, तो वही सही। फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन, थिएटर कंपटीशन, डांस कंपटीशन, मतलब स्टेज पे जाने का ऐसा कोई भी मौका होता था तो मुझे लगता था कि मैं पहले जाके नाम लिखवा लूँगा। कौन सी ऐसी वाइल्डेस्ट चीज़ थी, मतलब सबसे ऐसा रैंडम फैंसी ड्रेस के अंदर जो आपको बनाया हो? मुझे एक बार तरबूज बनाया था मेरे स्कूल के अंदर। मैं एक बार स्कूल में नहीं, मतलब उसी टाइम पे, पर गांव गया था मेरे, सूरत के आगे, बारडोली के आगे कड़ोद करके छोटा सा गांव है, और वहाँ नवरात्रि के दौरान कुछ 1-3 बच्चों का ऐसा ही फैंसी ड्रेस रखा था। तो मेरे कजिन्स ने सबने मिलके मुझे रोबोट बनाया था। ओह, अब रोबोट मतलब वो सिल्वर फॉइल पूरे बॉडी पे लपेट के और बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स लेके सिर पे रख दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ मेरा नंबर कब आएगा। नंबर आते आते तो मैंने रो धो के सब निकाल दिया। सांस ही नहीं ले पा रहा। हमारे स्कूल में तो मतलब जैसे एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे ज़्यादा होते थे और रोल्स कम, तो 4 बच्चों को घास बनाया था। तो वो नीचे 1, 2, 3, 4 ऐसे लेटे हुए थे, मतलब दिस वाज देयर रोल। और लेजेंड उनके पेरेंट्स ये देखने के लिए आए थे कि उनका बच्चा घास बनाए। मेरे और यार मज़ा उसमें बहुत आता है, हाँ, मतलब कुछ करने का मज़ा है। तो हम लोगों को तो मतलब स्कूल में यही होता है कि एनुअल फंक्शन में आपका टारगेट ये होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें उतना अच्छा। तो हर एक बच्चा डायलॉग नहीं भी बोलेगा, पर आपको स्टेज पे होना मज़ेदार है, वो ज़रूरी है। मुझे लगता है कि गट फीलिंग स्पेशली बच्चों के अंदर बहुत प्योर होती है, बहुत प्योर होती है, क्योंकि आपको ना तो उसका एनालिसिस पता है, ना आउटकम पता है, ना प्रोसीजर पता है, कुछ नहीं पता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 8 साल के प्रतीक गांधी ने सबसे पहले अगर अपने इंट्यूशन पे भरोसा नहीं किया होता तो मे बी इवेंचुअली आगे चल के दुनियादारी से, मतलब जैसी दुनियादारी समझ आती तो हो सकता है कि वो चीज़ चेंज हो जाती। तो वुड दैट हैव बीन अ रिजल्ट कि अगर 8 साल की उम्र में आपने स्टार्ट नहीं किया होता तो शायद आप अभी जो प्रतीक गांधी वी ऑल नो वो नहीं बन पाते? डू यू थिंक दैट? हाँ, कुछ हद तक ये कहना सही भी होगा, पर इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के मुझे ये लगता है कि चलो वो मेरा पहला एक इंट्यूशन था जो मैंने कुछ किया। 8 साल की उम्र में नहीं किया होता, शायद 12 साल पे किया होता, शायद 16 साल पे किया होता। पर सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहता हूँ इसमें, कि मेरे दिमाग में कुछ था, उन्होंने मुझे करने दिया। विद दिस के ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल ही होगा ना। करेक्ट। इसके दिमाग में जो है वो शायद काम नहीं करेगा, पर उसे जब तक ये पूरी साइकिल वो खुद करेगा नहीं तब तक उसे पता कैसे चलेगा। करेक्ट। तो ये एनकरेजमेंट मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और ये उस एज में खास करके बहुत बड़ी बात होती है। मेरे खैर मैं तो मतलब टीचर्स के फैमिली से आता हूँ, घर पे भी सारे टीचर्स ही थे मेरे, और मेरे घर पे ना हमारे पूरे मतलब गांधी फैमिली में पूरे परिवार में सारे लोग शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, हवेली संगीत से जुड़े हुए हैं। तो हमें बचपन से कहा जाता था कि यार कला आपके जीवन का एक अटूट अंग होना ही चाहिए।
करेक्ट। वो आपका प्रोफेशन शायद ना भी बने, पर आपके जीवन का भाग होना चाहिए, बिकॉज कला एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके अंदर के सच्चे इंसान से जोड़ के रखती है, आपके इंट्यूशन से जोड़ के रखती है। करेक्ट। एक चीज़ जो मतलब मैं अभी समझ पा रहा हूँ वो ये कि आपने अपनी स्कूल लाइफ और उस समय जो आपके टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया, आई थिंक आज वो आपके साथ अभी भी है, लाइक यू फील दैट इनसाइड कि नहीं यार स्कूल लाइफ का कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आपने बता दिया इतनी सारी चीज़ें, तो स्कूल लाइफ का तो बहुत अच्छा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल आपको रहा शेप है, करने के लिए, बहुत बड़ा क्योंकि हम जनरली सोचते हैं और देखते भी कि यार स्कूल से कुछ नहीं होता, कॉलेज से कुछ नहीं होता, बट एज आई हैव हर्ड योर स्टोरी मुझे लगता है कि स्कूल लाइफ ने आपको एक तरीके से फ्रेम किया है, लाइक इट हैज़ शेप्ड यू इनटू दैट पर्टिकुलर मैन, जो शायद आप अगर वो अच्छा इस पर एक और सवाल ये भी आता है कि अगर वो स्कूल आपका नहीं होता, कोई और स्कूल में होते, तो डू यू थिंक दैट आज आप जो कर पा रहे हो वो कर पाते? पता नहीं यार, ये सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है कि मैंने उस उम्र में मुझे जो कुछ करने मिला, जो कुछ मैं कर पाया, और जिस प्रकार का वातावरण जो मुझे मिला था उस टाइम पे, वो शायद नहीं मिलता तो लाइफ कुछ और भी हो सकती थी। तो किस टाइप के स्टूडेंट थे आप स्कूल में, लाइक व्हाट काइंड ऑफ बैक बेंचर थे, फ्रंट बेंचर थे, कैसा था आपका? नहीं, मतलब मैं बैक बेंचर फ्रंट बेंचर, मैं पूरे क्लास में हर जगह बैठता था, हर मतलब फर्स्ट रैंकर भी मेरा दोस्त था और जो फेल होते थे वो भी मेरे ही दोस्त थे। मेरे केस में ऐसा होता था कि हम स्कूल के अंदर कई बार तो ऐसा होता था कि मैं टीचर क्लास में घुसता था, वो कुछ नहीं देखता था, प्रणय चौहान स्टैंड अप गेट आउट, मतलब मैंने किया क्या है, मतलब मेरी वो इमेज बनी हुई थी उसमें, बट मैं जैसे तैसे करके रिजल्ट अच्छा लिया था। तो इससे एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि व्हाट इज द, आई एम श्योर आपने बहुत सारी की होंगी क्योंकि अभी जो आपका वाइब है उससे समझ में आ रही है कि यू हैव बीन अ काइंड ऑफ अ नोटोरियस किड आपके स्कूल के अंदर। तो व्हाट द वाइल्डेस्ट मिसचीव जो आपने की, सबसे एक्सट्रीमिस्ट की, मतलब आपने बहुत खतरनाक मस्ती की है किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके बताओ। अच्छा, तो फर्स्ट 7th स्टैंडर्ड तक ना मैं अलग स्कूल में था, प्रवृत्ति विद्यालय में। फिर 8th से 12th में जिस स्कूल में पढ़ा, जो कि सूरत की स्कूल है, भूलका भवन स्कूल, अब मेरे पिताजी उसी स्कूल में टीचर थे। तो 1st to 7th तो मतलब मज़ा आया, बिकॉज लाइक अदर किड्स, और मतलब पूरा क्लास यार हमारा 30-35 लोगों का क्लास था पूरा, और सब दोस्त, लड़के लड़कियाँ, को एजुकेशन इज़ द बेस्ट एजुकेशन आई फील, सब दोस्त सब मस्ती कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा था कि बहुत मस्ती की, कभी ऐसे बहुत पकड़ में नहीं आया हम, चुपचाप मस्ती करके छूट जाते थे। मुझे याद है कि एक बार ये साइंस फेयर था स्कूल में, अब सबको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लाइन में बिठा दिया था, तो बारी बारी, जैसे मैं 7th में था तब ये हुआ, तो बारी बारी सारे जैसे 1st स्टैंडर्ड के लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, फिर 2nd स्टैंडर्ड के वो आएंगे, हमें उन्हें समझाना है कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे होता है वैसे होता है। अब मेरे साथ जो लड़का बैठा था ना, वो कुछ तो इतना परेशान कर रहा था मुझे, तो वो जैसे बोलने उठा कि ये ऐसे करना है, वो जैसे बैठने गया ना, मैंने उसका स्टूल ही ले लिया, वो गिरा, उसके साथ बीकर जार सब गिर के टूट फूट गया, और मैं डर गया कि अब मेरा टर्न, अब मतलब गए। तो पता नहीं क्या सूझा, मैंने, किसी को पता भी नहीं चला था कि मैंने किया है, पर मैंने सामने जाके, सॉरी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तभी 4 दिन स्कूल के बाहर खड़े रहते थे। हाँ, फिर 8th से 12th में तो जिस स्कूल में पढ़े वहाँ तो मेरे डैडी टीचर थे, तो वहाँ तो मतलब स्कोप नहीं था, वहाँ पकड़े जाने का स्कोप नहीं था। अब मस्ती कैसे नहीं करेगा आदमी, वहाँ पकड़ा जाना अलाउड ही नहीं था मेरे लिए। हाँ, मतलब मस्ती करो बस पकड़े मत। हाँ, तो मतलब मेरा ज़्यादा फोकस उसमें था कि मस्ती कोई भी करो, पकड़ में मत आओ यार। तो ऐसे बाद में कभी आपके पापा ने आपको बोला कि मुझे पता है कि तूने मस्ती की थी, लेकिन मैंने कभी तुझे बताया नहीं आकर? वैसे उस स्कूल में तब तक क्या हो गया था ना कि 8th स्टैंडर्ड में जब गया उधर, और वही साल उस स्कूल का शायद सिल्वर जुबली हो रहा था, तो लाइफ का सबसे पहला बड़ा नाटक मिला मुझे करने को एनुअल फंक्शन में। ओके। और वो मतलब 2.5 घंटे का नाटक, 3 घंटे का नाटक था, और 3 घंटे मैं स्टेज पे सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। ओके। तो मैं 8th स्टैंडर्ड में था, और मेरा किरदार था 85 साल के दादाजी का, जो अपने पोतों को आज़ादी की कहानी सुना रहे हैं, और वो जो कहानी सुना रहे वो वहाँ परफॉर्म हो रहा है। ओके। प्ले का नाम था आज़ादी की गौरव गाथा। अब ये 3 घंटे का नाटक, तो मतलब जाके तुरंत ही पहले ही साल ऐसा हो गया था कि मैं इतना, एक लेवल पे मुझे लगता था कि मुझे ये सब नहीं करना है यार, आई वांट टू रिलैक्स। तो मैं एकदम बिना मन का ऑडिशन देने गया, ऑडिशन भी दिया और तुरंत सिलेक्ट भी हो गया।
तो फिर पहले वो 3-4 महीने तो मेरा उसमें ही गए उस स्कूल में, और फिर पूरी स्कूल आपको जानती है, तो और परेशानी कि अरे आप तो कुछ नहीं कर सकते आप। मेरे केस में चीज़ उल्टी थी, मेरे केस में भी सेम सिनेरियो था। तो नर्सरी LKG UKG मेरे मम्मी पापा ही थे वहाँ पे स्कूल के अंदर, सब देखने वाले। अब उनको ना एक पॉइंट पे रियलाइज़ हो गया कि अगर ये हमारे ही स्कूल में रहेगा तो ये फिर हमेशा इस बात का फ़ायदा उठाएगा और उसको डिस्टेंस नहीं मिलेगी अपने जो पेरेंट्स से मिलनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने मुझे दूसरे स्कूल में डाल दिया, जस्ट फॉर द रीज़न कि मैं यहाँ पे ये सोच के कि भैया अपना ही है सब कुछ, यहाँ पे अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको डर था कि ये किसी दिन मेरे केस में एकदम उल्टा था। अच्छा। एक तो मैं उस स्कूल में गया 8th स्टैंडर्ड से, हाँ। तो पहले साल कोई दोस्ती ना बने यार, 3 महीने निकल गए उसमें, सब लोग बोलते कि ये तो टीचर का बेटा है, तो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी, कोई दोस्त बनने को ही तैयार नहीं। 10th 12th में क्या रिजल्ट था आपका? मेरा 10th में था 88%। गुजरात बोर्ड था? हाँ। ओके। और 12th में? SSC बोर्ड गुजरात, और 12th में था 68। स्ट्रेस्ड आउट होते थे एग्जाम के पहले? नहीं यार, उतना स्ट्रेस्ड आउट कुछ नहीं होता था मैं, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हो ना आप। हाँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ, तो मतलब ऐसा केमिस्ट्री में थोड़ा ऐसा मेरा जान ले ली थी थोड़ी, बाकी तो आपने भी सबको किया टाइट्रेशन वाइट्रेशन? हाँ सब किया है। वो टाइट्रेशन पिंक कलर नहीं आता। एक बार मैं वो HCl पी गया था यार। अब कर रहे थे हम टाइट्रेशन, पीछे से दोस्त ने बोला कि चल ना, ड्रॉप करके सीधा अंदर ले लिया मैंने। भाई साहब। और वो टाइट्रेशन में पिंक कलर लाने के चक्कर में कुछ भी करते थे, कुछ भी डल जाए बस, कुछ भी करके वो पिंक कलर आ जाए बस, कैसे भी करके। हाँ अच्छा, उस लिखना है ना जरूरी। लिखना भाई इतने दोस्त तो ऐसे थे जो पूरा पढ़ के आते थे हट के, वो लोग लिख देते थे और फिर उधर उधर कुछ भी कलर डाल के दिखा देना है ना सिर्फ। वो एग्जामिनर घूमती रहती थी तो कुछ भी करते थे, रीडिंग सबको याद रहती थी, 28 रीडिंग याद करके लाते थे घर से। रीडिंग सबको रखी घर हुई से है। रीडिंग याद होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ होगा नहीं क्योंकि अपने से। पर यार वो जो था ना, तब बहुत सारे लोग टीचर्स भी बोलते थे कि रटो मत, समझ के करो, रटो मत, समझ के करो। पर ज्यादातर लोगों का क्या होता है ना उस एज में कि यार एग्जाम पास करना, एग्जाम पास करना, करेक्ट। बाकी देख लेंगे ना लाइफ में। तो एग्जाम पास करने के चक्कर में ना जितने रटते रहते थे लोग, अब प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब आए ना, तब आई रियलाइज स्ट्रांगली कि रटने से जो नुकसान हुआ है ना लाइफ में क्योंकि होता क्या है कि अच्छा हम लोग बड़े हुए, हम लोग जब मैंने काम करना शुरू किया तब तो खैर फिर भी ये प्री मोबाइल प्री डिजिटाइजेशन एरा की बात कर, कि तुम्हारा जो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है ना वो इम्पोर्टेंट है। कंसेप्चुअल एंड कॉन्टेक्चुअल नॉलेज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अगर रटा हुआ है ना तो वो कॉन्सेप्ट निकाल देता है। ऑल राइट, तो प्रतीक भैया अभी इसके अंदर ना अपना एक रैपिड फायर है, ठीक है, जहाँ पर हम आपसे सवाल पूछेंगे। अरे बाप रे यार, कॉलेज के बाद पहली बार वाइवा दूंगा। और सवाल मतलब जैसे साइंस सोशल एसएसटी से पूछेंगे, जैसे आपने बताया केमिस्ट्री आपका वीक था तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। यार ऐसा कौन करता है यार, फेल करने के लिए कोई एग्जाम लेता है क्या? पहला सवाल मैं केमिस्ट्री से आपको पूछता हूँ, ठीक, मैंने बहुत नॉर्मल सा सवाल उठाया है, बेसिक जनरल नॉलेज है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड? सवाल समझ आ गया? हाँ। ओके। ऑप्शंस है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय क्रिस्टलाइजेशन, सी फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, या फिर डी डाइजेशन ऑफ फूड। कोई कट नहीं करेगा। फर्स्ट वाज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स है। बी? या बी लॉक कर दूं? या पक्का? सही जवाब। आता क्या क्या थॉट प्रोसेस थी ये सवाल, मतलब क्या सोचा आपने? अरे जो सवाल था वही सोचा मैंने। मतलब क्या नहीं कुछ सोचा होगा ना, जैसे मतलब कि जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क में जैसे ये जो ये होते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें ज़्यादातर ना मैं या अनलेस यू आर डेड श्योर कि ये मुझे पता है कॉन्सेप्ट लॉजिक सब, तो सीधा सवाल पे जवाब पे आता है, नहीं तो मैं एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। मैं भी यही सिखाता हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसका चांस नहीं है, इसका लॉजिक नहीं, तो यही है। चलो अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, है ना, ये ग्रेविटेशन के ऊपर है, ठीक है, और मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा। चलो मैं दे दूंगा, ठीक है। अब एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है ना, तो उसमें एक सवाल ये बनता है कि अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, है ना, दोनों के मास को हाफ कर दिया और जो डिस्टेंस थी उनके बीच में,
जैसे ये दोनों कप्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस वही है पर इनके मास को हाफ कर दिया, तो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है वो बढ़ेगा, कम होगा, या कम होगा तो कितना होगा? तो पहला ऑप्शन है कि वो 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल से, दूसरा है कि 1/2 हो जाएगा, तीसरा है कि 2 टाइम्स हो जाएगा, और चौथा है कि 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। आपने उनका वेट आधा कर दिया, आधा कर दिया दोनों का वेट आधा कर दिया है, पर डिस्टेंस जो है नीचे का इन दोनों के बीच नहीं, इन दोनों के बीच के ग्रेविटेशन का फोर्स। और ऑप्शंस हैं, आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा या क्वाड्रपल हो जाएगा, 4 गुना। या क्वाड्रपल हो जाएगा। ऐसा आधा हो जाएगा यार, क्यों आधा कर दिया मास? इसलिए ये तो 1/4 होना चाहिए। हाँ 1/4 होना चाहिए ना। कैसे? एलिमिनेशन लगा रहे हो। हाँ नहीं, क्लोज हो आप आंसर के तो। 1/4 होगा ना, करेक्ट 1/4 ही होगा ना, दोनों का आधा गया है ना। तो फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 अपॉन r अब स्क्वायर। इतना फॉर्मूला याद नहीं है, तो 30 वो साल दोनों पहले का पढ़ा मान था किया मैंने तो ये। अपॉन टू के मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यार, आप लोग जज मत करना, 30 साल पहले पढ़ा था मैंने। हमारे इंजीनियरिंग में ना एक वाइवा में प्रोफेसर आए थे। अब लास्ट ईयर वाइवा में ना बाहर से आते हैं प्रोफेसर, ठीक है ना, एक्सटर्नल फैकल्टी आता है। तो वो अंदर से 2-3 लड़के, मेरे पहले जो गए वो बाहर आए, यार बहुत ये तो मतलब अच्छा। फिर मैं और दूसरा मेरे साथ वाला जो 2 नंबर थे, 2 लोगों को बुलाया और वो गए और उन्होंने कुछ तो सवाल पूछा और ये बंदा बोला, क्या सर इसमें तो ये ऐसा है ना। तो अच्छा, क्या सर ये तो ऐसा। अच्छा तुम श्योर हो? एकदम श्योर हो। कहाँ पढ़ा? सर ये बुक में पढ़ा। तो ये बुक मैंने लिखी है। वो बुक के ऑथर ही आए थे वाइवा लेने। आपको रोल नंबर याद है अपना कॉलेज का मेरा शायद 14 या ऐसा कुछ था। तो मतलब ऐसा 14 कैसे हो सकता है? P फॉर प्रतीक से? जी से करते थे ना, सरनेम से अच्छा, निकालते थे। गांधी प्रतीक, ओके नाइस। वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुआ था? 2 बता सकते, दोनों में से कोई भी एक बता दो। यार ईयर एग्जैक्टली बताना है ना। अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन एक मिनट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? वो 1890s नहीं ये 19 अर्ली 90s ऐसा था ना। नहीं मतलब अर्ली 20th सेंचुरी 1914 में स्टार्ट हुआ। 1914 में। इन जो मैं 3 नाम लूंगा उनको फूड चेन में अरेंज करना है। मतलब आप जो पहला बोलोगे वो सबसे नीचे होगा, दूसरा बोलोगे वो बीच में होगा, और तीसरा सबसे ऊपर होगा। उल्टा करना है मुझे। उल्टा करना है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स, डियर, टाइगर। टाइगर, डियर, ग्रीन प्लांट्स। आपने मतलब उल्टा कर दिया, बट सही है। हाँ मतलब हाँ, मैं थोड़ा सही फ्लो में गया। सबसे ऊपर टाइगर, मतलब सबसे नीचे ग्रीन प्लांट्स। पहले ग्रीन प्लांट होगा, हाँ। वो डियर खाएगा, टाइगर डियर को खाएगा। ये लॉजिक है। मैं तो ऐसे ही आप करता था। ऊपर लगा लो, नीचे लगा लो। आपने जैसे वो इंटरेस्टिंग HCl वाली स्टोरी बताई, तो वैसे ही एक बार हमारे स्कूल में हुआ था कि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है। जैसे ही वो पानी के तो एक बच्चे ने क्या किया था, थोड़ा सा सोडियम का टुकड़ा रैप करके अपने साथ ले गया वॉशरूम में और कमोड में फेंक दिया। तो वो जैसे ही कमोड में गया, फट, पूरा बाथरूम, मतलब वो पूरा कमोड फट गया। पूरे स्कूल में हवा मच गया कि आवाज़ कहाँ से आई है। वो भाग गया, फिर कैमरा में पकड़ा गया, फिर उसको 1 महीने के लिए सस्पेंड किया। बट वो एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी अभी हमारे सबके दिमाग में, कि जब भी उसकी बात आती है उसका नाम ही हमने आगे सोडियम लगा दिया है। ये ऐसे ही नाम बहुत होते थे ना स्कूल में। वो अब कभी एप्लीकेशन नहीं भूलेगा इसकी। हम लोग ना मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उनको गाइडेंस भी देते हैं और उनको थोड़ा एंटरटेन भी करते रहते हैं कि बोरिंग ना हो पढ़ाई। तो अभी बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, जैसे आपने जो बोला कि कंसेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए और समझ के पढ़ो, मेनली वाली चीज़। तो बच्चों को ये लगता है कि अब वो हमसे पूछते हैं, भैया, हमको सर नहीं बोलते, बेसिकली भैया बोलते हैं, भैया sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 आपके लाइफ में कितना काम आया? कुछ किया आपने, उसका कर लिया आपने अभी तक कुछ? या माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, आपने उसका कुछ किया? तो हमारे लिए उनको समझाना ये मुश्किल भी हो जाता। फिर हम उनको समझाते भी हैं कि हर एक स्टेज ऑफ लाइफ पे जो लाइफ आपको देती है उसको सबसे बेस्ट करना, ताकि आप आगे के लिए और निखरते जाओ, वो बहुत ज़रूरी होता है।
तो आपको भी ऐसे मतलब आपका क्या थॉट है इस पे कि जो बचपन में बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में ऐसी चीज़ें लिखी होती है तो जो आपके भी आई एम श्योर काम नहीं आती होंगी, मेरे भी काम नहीं आती है, मैं तो एजुकेशन में हूँ फिर भी मेरे काम नहीं आती बहुत सारी। तो आप क्या सोचते हैं मतलब कि इन टॉपिक्स के ऊपर भी, ऐसी चीज़ों के ऊपर भी बच्चों को दिमाग लगाना चाहिए, या उसका भी कुछ काम आ सकता है, या लाइफ के किसी और फेज में वो चीज़ काम आ सकती है? अब मुझे जितना समझ में आता है ऐसा है कि 10th स्टैंडर्ड तक, इनफैक्ट 12th स्टैंडर्ड तक जो हम भी पढ़ते थे, दैट इज़ बेसिक एजुकेशन दैट यू नीड टू लर्न, दैट यू नीड टू नो। हमें लगता है कि यार 12th कर लिया, पर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ बेसिक लेवल पे सीखते हो। फिर उसके बाद यू सिलेक्ट योर स्ट्रीम ऑफ स्पेशलाइजेशन कि अब इसमें आगे बढ़ना है। करेक्ट। ठीक है, अब क्योंकि हम क्या है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से तो आप किसी को पूछ नहीं सकते कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो तुम ये सारे पढ़ो ही मत, यही पढ़ो, होगा नहीं। इनफैक्ट आई नो पीपल जो इवन आफ्टर 12th दे आर स्टिल कंफ्यूज कि कौन सी स्ट्रीम लेनी, दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर इट। तो ओवरऑल एजुकेशन का डिज़ाइन जितना मुझे समझ में आता है, सही गलत पता नहीं, ऐसा है कि उस लेवल तक आपको बेसिक बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, बेसिक। फिर अगर आप ऐसे स्ट्रीम में जाते हो, आप साइंस में, आप फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहते हो, आप उसमें फिर क्वांटम फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिजिक्स में आप इंजीनियरिंग लेवल पे, डिज़ाइनिंग लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना तब आप उस टाइम पे जाके कॉस स्क्वायर थीटा साइंस का थीटा सीखोगे, तब आपको उसके आगे जाना है ना। तो बेसिक का नॉलेज इस एज में दिया इसलिए भी जाता है कि तब यू आर मोर रिसेप्टिव। आपका दिमाग ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिसीव कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, याद रख सकता है। फिर आपको उसके बाद जो जाना है वो सीधा उसके ऊपर जाना है, तो आपको एक वो स्प्रिंग बोर्ड तो तैयार करके देना पड़ेगा ना, इसलिए ये ज़रूरी होता है। और मुझे ऐसा भी लगता है, लाइक आपने जो बात बोली उसी में एक एडिशन ये भी लगता है कि जो एग्ज़ाम से पहले हम वन नाइटर्स, वी पुल दोज वन नाइटर्स, हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमें आदत, भले ही साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा काम ना है, लेकिन हमें मेहनत करने की आदत पड़ती है। वही मेहनत करने की आदत आप शायद आगे जाके जॉब में करोगे, या बिजनेस में करोगे, या जो भी आप कर रहे हो उसमें करोगे। तो अगर आपको वो चीज़ काम नहीं भी आती है तो भी आपको किसी भी गोल को अचीव करने की मेहनत करने की आदत पड़ गई है। तो इसी के ऊपर जो अभी हम बात कर रहे थे, मेरा अगला टॉपिक भी वही था, सेम टू सेम वही वर्ड जो आपने यूज़ किए, टीनेज मेंटल हेल्थ। तो हम मेनली इसी पे बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड जो हमको अपने बचपन में पता भी नहीं थे कि ऐसा कुछ होता है, और ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये एक्चुअली हैं। मतलब एक टाइम पे तो सबको ऐसा लगता है कि इनफैक्ट कई सारे पेरेंट्स को भी लगता है कि क्या डिप्रेशन है, फालतू है, थोड़ा बहुत खेल के आजा ठीक हो जाएगा। तो ये सारे बहुत इश्यूज बच्चों के साथ में चल रहे हैं। तो मेरे आपसे 4 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन है कि इनके सबसे इंपॉर्टेंट 4 रीज़न होते हैं। पहला तो आपके पीयर्स होते हैं, जो आपके आसपास के दोस्त हैं। दूसरा आपके रिलेशनशिप्स, जो बच्चे यंग एज में थोड़े रिलेशनशिप्स में डाइव हो जाते हैं। कॉम्पिटिशन, और टीचर्स के अंदर टॉक्सिसिटी। ये 4 रीजंस है। अब टॉक्सिसिटी वाला तो पॉइंट मेरा थोड़ा वो हो गया, क्योंकि आपकी जो टीचर्स की लाइफ रही है और जो ओवरऑल आपकी स्कूल लाइफ रही है, बहुत एक तरीके से आई गेस बहुत स्मूथ रही है। तो बाकी जो 3 चीज़ें हैं, या इनफैक्ट इसमें आपको कुछ और ऐड ऑन करना हो तो इसमें आप एक बच्चे को कैसे गाइड करना चाहते हो? पीयर्स, रिलेशनशिप्स, कॉम्पिटिशन, जैसे मेरा फेवरेट रिलेशनशिप्स है। देखो, रिलेशनशिप की बात तो ये है ना कि आप मतलब बच्चों की जब हम बात करते हैं स्कूल में, कॉलेज में भी, रिलेशनशिप मतलब आपकी अपने दोस्तों के साथ की रिलेशनशिप, अपने पेरेंट्स के साथ की रिलेशनशिप, आप जिसके साथ आपको लगता है कि यार आई वांट टू कॉम्पीट विथ हिम और हर, वो एक रिलेशनशिप है। ओवरऑल यही है रिलेशनशिप, ठीक है। तो लार्जली इसको अगर बड़े कॉन्टेक्स्ट में भी रखो तो इंट्रापर्सनल स्किल्स है ये, एक आदमी दूसरे आदमी से कैसे डील करेगा, वही है ना रिलेशनशिप। तो उसमें मुझे लगता नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी और बहुत ही मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में उस लेवल पे हो या हो सकती होगी। पर अभी के कॉन्टेक्स्ट में जो पिछले कुछ सालों से मैं भी बहुत सुन रहा हूँ, बहुत देख रहा हूँ, ये स्ट्रेस का डेफिनेशन सबके लिए अलग है, टॉक्सिसिटी का डेफिनेशन सबके लिए अलग है, ठीक है। जैसे कोई हमारे टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जो कड़ी सज़ा देते थे, करेक्ट, पूरा दिन बाहर खड़े रहो। अच्छा, मैंने जैसे बोला कि मेरी स्कूल में खेती एक सब्जेक्ट हुआ करता था, स्कूल का खुद का खेत था, ओके, तो हमें पूरा दिन बोल देते थे कि पूरा खेत तुम साफ करोगे। अब मिस्टेक हुई है, सज़ा मिलेगी, तो ऐसी सज़ाएं मिलती भी थी, पर ज़रूरी नहीं है कि इससे किसी का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया हो। अब किसी के लिए ये सज़ा ठीक है कि भाई हाँ सज़ा मिली, किसी को लगता है कि मुझे सबके सामने बोल दिया,
तो तुम्हारा ब्रेकडाउन आ गया उधर। तो और ये जैसे पेन बेरिंग कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। किसी को छोटा सा ऐसा नाखून भी लग जाए तो बहुत लगता है, और किसी की उंगली कटने पे भी वो लगा कुछ नहीं हुआ। तो ये इसके लिए एक जनरलाइज कमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है इन करंट कॉन्टेक्स्ट। जितना भी आप मेंटल हेल्थ को समझो उतना, किसी को कौन सी चीज़ से कितना इम्पेक्ट हो रहा है ये कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ ये है कि लेट्स बी लिटिल मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द अदर पर्सन। अगर कोई बोल रहा है कि उससे इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है तो ठीक है, हो सकता है। अब उसे एकदम नकारना भी अच्छी बात नहीं है, और उसे बहुत ज़्यादा सहलाना भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एक्सट्रीम जो भी है ना वो थोड़ा गलत है। कि जैसे किसी ने आपको किसी ने बोला आपको कि उससे इस चीज़ से तकलीफ है, और आपने एकदम ही नकार दिया उसे कि चलो ऐसा कुछ नहीं होता, दूसरी बार बात करने से भी कतराएगा। करेक्ट। वो अंदर ही अंदर पता नहीं उसके अंदर क्या रूप ले रहा है, उसे क्या फील होने लगेगा, नोबडी नोस। वैसा ही अगर किसी ने बोला कि मुझे ये हुआ, अरे अरे चलो ये आज के बाद ये करेंगे ही नहीं, तुम ये कर लो, ओवर प्रोटेक्टिव होना भी बहुत बुरा है। तो ये बैलेंस मुझे लगता है उसके सबसे नज़दीकी लोगों को ही पता होगा कि ये बच्चा या ये इंसान कैसा है, और उसे उतनी सॉफ्टली, उतनी एम्पैथी के साथ ट्रीट करना ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है कि बच्चों को छोड़िए, बड़ों के साथ भी यही होना चाहिए। हमें सिर्फ अपने नज़दीकी लोगों को थोड़ा समझने, थोड़ा टाइम देना, थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। करेक्ट। बाकी ये वर्क प्रेशर, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ों को हम प्रेशर मानते हैं, मैं सिर्फ मेरी बात करता हूँ कि मैंने इसको कैसे डील किया था। कि आज भी मुझे लगता है कोई भी चीज़ ऐसी जो प्रेसिंग भी आती है ना, मुझे लगता नहीं कि ये स्ट्रेस दे रही है। बिकॉज शायद बचपन से हमने उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन कर लिया होगा, अनजाने में ही सही। अब जो वो क्लिनिकल डिप्रेशन और वो सारी चीज़ें हैं उस पर मैं नहीं बोलता हूँ, बिकॉज वो दैट्स नॉट माई करेक्ट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ऑल्सो। वो अलग है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग है, उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं। पर जनरली जो लगता है ना कि यार इस चीज़ से मुझे दुख लग गया, इस चीज़ से मुझे अफेक्ट कर गया, उसको आप ट्रीट कर सकते हो ज़्यादा खुद, दोस्तों की हेल्प से, फैमिली की हेल्प से, खुद की हेल्प से, खुद भी समझ के। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ना स्कूल में, जैसे मैंने बताया, हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। कभी किसी में नंबर नहीं लगता था मेरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं। हार्डली एक आध बार मुझे कोई कॉन्सोलेशन प्राइज भी हार्डली मिला हो। फाइनली एक बार स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मुझे सेकंड प्राइज मिला था। ठीक है। और स्कूल का ऐसा एक भी कंपटीशन नहीं है जहाँ मैंने मेरा नाम ना लिखवाया हो। तो डांस में मैं अच्छा था तब, तो एक बार डांस कंपटीशन ख़त्म हुई, मैं निकला। अब कुछ दोस्त भी होते हैं, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ये तो पार्शियलिटी हुई है, तेरा ही नंबर आना चाहिए था, इसको मिल गया इसको। अच्छा, पार्शियलिटी का ना स्पेलिंग आता था ना मतलब पता था। ठीक है। घर जाके मैंने भी डैडी को बोल दिया ये तो पार्शियलिटी हुई मेरे साथ, बाकी मेरा ही नंबर था, वो तो उसकी मम्मी उधर टीचर है इसलिए उसको दे दिया। बोले तो पार्शियलिटी मतलब क्या? मतलब मैंने बोला वो तो पता नहीं, पर मतलब मैं जीतने वाला था पर मेरा प्राइज़ उसे दे दिया। चलो, तुमको एकदम ऐसा लगता था कि तुम जीतने वाले थे? मैंने बोला हाँ। बहुत ताली बजी थी, मैंने जब परफॉर्म भी किया, और अच्छा मैंने एक भी स्टेप भी नहीं भूला हूँ, ना कोई फंबल हुआ है। तो मेरे डैड ने इतनी कमाल बात बोली थी ना मुझे कि अगर तुम ना उससे बेहतर थे पर तुम इतना ही बेहतर होगे कि सामने वाला शायद पार्शियलिटी कर पाया, तुम्हें उससे इतना बेहतर होना चाहिए था कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। तो जब अगर जीतना है ना तो ऐसा है 2-3 सेंटीमीटर से मत जीतो, 1-2 किलोमीटर से जीतो। तो यार ये बात मुझे ऐसा लगा कि यार अब किसी को ब्लेम करने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। कि मैंने शायद थोड़ा मीडियोकर परफॉर्म, थोड़ा अच्छा, पर वो तो मेरे दिमाग में ना, वो फ़र्क इतना बड़ा होना चाहिए था। मतलब मुझे खुद पे काम करने की इतनी ज़रूरत है दूसरे किसी को भी ब्लेम करने से पहले, एंड दैट स्टेड विथ मी फॉर एवर। तो अब मैं जब मुंबई भी आया, फिर मुंबई यहाँ पर ऑडिशन देते थे। अब एक्टर की लाइफ में ऑडिशन देना और रिजेक्ट होना रोज़ की लाइफ है। रिजेक्शन इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ। कि नहीं मज़ा नहीं आया, ये बेटर है, अब बेटर नहीं है। जब आप स्टेज पे शोज करते हो लाइव ऑडियंस के सामने, तो एक शो बहुत अच्छा जाता है, दूसरे शो में मज़ा नहीं आता है, बिकॉज आपने नहीं किया परफॉर्म, उसमें ऑडियंस की गलती नहीं है। तो अब मेरा ऐसा था कि मैंने सब कुछ खुद पे ले लिया कि यार इम्प्रूवमेंट करना मेरा काम है। तो पहले तो किसी को ब्लेम करना छोड़ देते हैं और खुद पे काम करते हैं। जैसे ये स्विच हुआ ना दिमाग में, पूरा थॉट प्रोसेस ही बदल गया।
अब आपका ध्यान कहाँ है? इम्प्रूवमेंट पे। इम्प्रूवमेंट। अब आपका ध्यान कहाँ है? पॉजिटिविटी पे, कि नहीं यार ये ठीक नहीं हुआ, और करते हैं। अच्छा, अब आप एक तो शर्म नहीं लगती गलती से, तो आप सामने से पूछते हो कि आज देखा तुझे शो कैसा लगा, कुछ गलत हुआ है ना, कहाँ गलत लगा, हाँ हाँ ये मैं इम्प्रूव करता हूँ। तो अब आप थोड़े ओपन भी हो गए, तो आपको ना डर लग रहा है ना आपको ऐसी शर्म लग रही है। इनफैक्ट यू आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग, यू आर कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग फॉल्ट्स एंड ट्राइंग टू फिक्स इट। तो इससे बेटर क्या हो सकता है अप्रोच है? और यही अप्रोच आप चाहे फिर पढ़ाई में लगा लो, चाहे काम में लगा लो, चाहे रेगुलर लाइफ में लगा लो। दीज काइंड ऑफ अप्रोचेज माइट हेल्प यू कीप अवे फ्रॉम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, जो कि ओवरऑल लॉन्ग रन में फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। प्यार मोहब्बत के बारे में क्या कहना है आपका? प्यार मोहब्बत हर एक की लाइफ में होना चाहिए। नहीं, बचपन का प्यार वाला। बचपन का प्यार तो देखो, बचपन में तो ऐसा होता है ना कि हर तीसरा आदमी आपको प्यारा लगता है। सबकी लाइफ में सबसे पहला प्यार उनकी टीचर होगी। 99% केस। करेक्ट। अब आप, क्योंकि उस एज में टीचर ही एक ऐसी शख्सियत होती है जो आपसे बहुत करीब होती है, जिनकी बात आपको ब्रह्म वाक्य लगती है कि टीचर ने बोल दिया मतलब खत्म। अब वही टीचर आपको एक दिन बोलेगा आज बहुत प्यारे लग रहे हो, तो खत्म हो गया ना फिर। सो आप मेरे लिए सबसे अप्रोचेबल टीचर है, मेरे लिए सबसे प्यारी टीचर है, मुझे समझने वाली टीचर है, जो मुझे समझाती है वो भी टीचर है। तो आपका पहला प्यार वही होगा। जैसे आप पूछोगे सबकी लाइफ में सबसे पहला हीरो कौन होता है, उनके फादर ही होता है, क्योंकि मैंने उनको नज़दीक से देखा है, उस मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, जीतते हुए, सेलिब्रेट करते हुए। तो मेरे लिए लगता है कि यार पापा ही है। तो वैसा है, मुझे लगता है कि पहला प्यार तो टीचर ही होती है। बट ये जो अभी की जनरेशन है ना, ये जब मतलब हम लोग भी ऑलमोस्ट सेम जनरेशन के लिए, तो 9th 10th 11th 12th ऐसी एज होती है जब आपको किसी से अट्रैक्शन होता है, तो कई सारे बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा हद तक मतलब अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, मतलब मेंटली, फिजिकली, और मतलब वो उनका पूरा सारा जो लाइफ का गोल है सब साइड हो जाता है। और फिर एक जगह पे थोड़ा सा भी, जैसे जो टर्म मैं यूज़ करूँ, जैसे ब्रेकअप हो गया, या वो हमको सेम वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो हमने एक्सपेक्ट किया था, तो वो चीज़ बच्चों को तोड़ देती है। बहुत मेंटली तो तोड़ ही देती है, बट वो फिजिकली फिर इतने इनएक्टिव हो जाते हैं, और बहुत फिर ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी जिसकी हम बात करें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है उन सब चीज़ों का। तो ये इस जनरेशन के बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? कि क्योंकि हम अट्रैक्शन को नहीं रोक सकते, हम कितना भी कुछ कर लें। हाँ, वो फिजिकल है, वो पूरा आपका डिज़ाइन ही वैसा है। करेक्ट। लड़कों और लड़कियों का डिज़ाइन ही ऐसा है। सेम। हम ये नहीं रोक सकते कि आपको किसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, यू कैन नॉट स्टॉप दैट, एंड द मोमेंट यू ट्राई टू स्टॉप इट, इट जस्ट इवेंचुअली राइजेज अप, वो और बढ़ता जाता है। तो अब ऐसे में आप क्या एडवाइस देंगे, अगर सही चल रहा है तो भी और अगर सही नहीं चल रहा है तो भी? देखो, विद द डिस्क्लेमर कि मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो सोचता हूँ वो आपको बताता हूँ। कि ये ऐसा है ना कि अगर आप थोड़े इमोशनल हो ना, जिससे बहुत जल्दी प्यार हो सकता है, जिससे बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता होगा, जिससे बहुत जल्दी रोना आता है, या कोई भी इमोशन बहुत जल्दी फील होता है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके। ये वर्च्यू है, ये गिफ्ट है। सिर्फ सीखना ये है कि उसे मैं यूज़ कैसे करूँ। ओके। बिकॉज इमोशनलेस आदमी को सोचो आप कि किसी को इमोशन ही नहीं होता, ना किसी से प्यार आता है, ना किसी पे गुस्सा आता है, ना किसी पे कोई सैडनेस फील, कुछ होता ही नहीं, तो उस आदमी में कुछ गलत है। है ना? करेक्ट। तो अगर ये आपको किसी पे प्यार आ रहा है, किसी पे अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप नॉर्मल हो। सबसे पहली बात तो ये है। नॉर्मल। करेक्ट। और बहुत अच्छा है ये हो रहा है, तो आपका माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ बराबर चल रहा है। अब ये है कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। उस टाइम पे वो जो अंदर से निकल रहा है उसे कौन सी डायरेक्शन में मोड़ना है। मुझे कोई अच्छा लगा, मुझे उस पर प्यार आ गया, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी सेम फील करे। वो तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट। तो उस पर आप कैसे जाओगे, और उस पर आप खुद को दोष देके क्या कर लोगे? ये तो गलत हो गया ना। तो उसमें नुकसान किसका हो रहा है? आपका। तो मुझे लगता है इस टाइम पे थोड़ा सेल्फिश भी बनना ज़रूरी है कि मुझे किसी पे प्यार है, बहुत अच्छी बात है। आपने उनको बोल भी दिया, और भी अच्छी बात है कि आप में वो गट्स भी है कि आपने बता भी दिया। पर अब सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उसका दोषी खुद को मत ठहराओ। करेक्ट। उसकी सज़ा खुद को मत दो, वो टाइम को निकल जाने दो। अब देखो, एक चीज़ ऐसी है कि हर एक आदमी, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जैसे मेरे पिताजी गए
2018 में, ओके। ठीक है, नवंबर 2018 में। तब ऐसा लगता था कि यार लाइफ ख़त्म हो गई। मेरे जो सबसे नज़दीक आदमी था, जिसके बिना मैं लाइफ सोच ही नहीं सकता था, वही चला गया। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं लाइफ एंड कर लूँ। तो अगर आप अपने आसपास ही देखो ना, ये जो बच्चे ये सोचते भी हैं, उन्हें अपने आसपास भी देखना चाहिए कि उनके शायद मम्मी डैडी, उनके दोस्त, उनके कितने सारे नज़दीकी लोग ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स के बिना भी ज़िंदा हैं। तो अगर आदमी वो ज़िंदा रह सकता है, तो ये तो सिर्फ एक पहला अट्रैक्शन हुआ है ना लाइफ में। उसके मिलने ना मिलने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। इसमें चाहिए क्या कि उस टाइम पे आपको वैसे ही रहना है, उस टाइम को जाने दो। मैं ये भी नहीं बोल रहा खुद को एकदम रोक लो या खुद को एकदम बहा दो, उस टाइम को जाने दो। करेक्ट। तो उस टाइम पे सीखना सिर्फ यह है कि मुझे जो इमोशन आ रहा है ना, मैं उसको खुद ऑब्जर्व करूं पहले, उसे जाने तो दो। अगर वो देखो, फिर तो ऐसा है कि जो कि सब लोग मानते होंगे इसको, कि अगर कोई व्यक्ति, कोई चीज़, कोई काम आपके नसीब में लिखा है ना, तो वो कहीं से भी आपके पास आएगा। 25 बार ना बोलने के बाद भी आएगा। और अगर नहीं लिखा है ना, तो आप कुछ भी कर लो, नहीं आएगा। तो लास्ट ये खुद को एक दिमाग में देना ज़रूरी है, ये थॉट कैसा है, सो दैट यू आर आउट ऑफ स्ट्रेस, यू आर आउट ऑफ एंग्जाइटी, यू आर आउट ऑफ नेगेटिविटी, और आप रहो ना खुश। अच्छा है यार, प्यार जिसको अंदर से फील होता है वो तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब आपका इस पर पर्सनल ओपिनियन क्या है? जैसे मुझे तो लगता है कि स्कूल्स में या इन जनरल भी इमोशनल वेलबींग पे काउंसलिंग होनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि लाइक दिस शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट? कि चाहे वो, क्योंकि पेरेंट्स शायद नहीं कर सकते, मतलब हो सकता है कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से खुलते हो, कुछ ना खुलते हो। इट माइट बी अ पर्सनल चॉइस विद देयर वॉट एवर, जो भी उनका थिंकिंग प्रोसेस है। लेकिन आई थिंक कि स्कूल्स में या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ होनी चाहिए। और ज़्यादातर स्कूल में शायद आजकल है भी, जितना मुझे, मैंने 1-2 स्कूल्स में जो देखा है, दे हैव काउंसलर्स, वो जो कि बच्चों को बताते हैं करेक्ट टाइम पे, करेक्ट चीज़ों पे कैसे रिएक्ट किया जाता है। वो बहुत सारे बच्चों में कुछ एज में जो फिजिकल बदलाव भी होते हैं, उस पर भी उनको काउंसलिंग, उस पर भी उनको हेल्प चाहिए कि आई एम फीलिंग समथिंग, व्हाट इज़ इट सडनली। 12 साल तक तो ऐसा नहीं था, सडनली मुझे आज ऐसा लग रहा है, तो उसका भी कुछ रीज़न होगा। क्योंकि इसका कोई बच्चों को डायरेक्शन नहीं होता, मतलब उनके लाइफ में आता है एंड दे स्टार्ट फीलिंग समथिंग, और वो खुद से ही सब एक्सपीरियंस करते हैं। तो आई थिंक दे शुड नो, उन तक वो चीज़ पहुंचाई जानी चाहिए, उनकी वो काउंसलिंग होनी चाहिए। सो इट्स वेरी गुड। वो काउंसलिंग कैन ऑलवेज हेल्प। पर मुझे तो लगता है कि यार देखो, एक तो है काउंसलर, अब बाय प्रोसेस यू माइट हैव अ काउंसलर इन योर स्कूल, बट दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। है क्या कि जिसको ये फील हो रहा है ना, पहले तो उन तक ये बात जनरली ऐसे ही पहुंचनी चाहिए कि आपको कुछ नया फील नहीं हो रहा, नॉर्मल, और आप पहले नहीं हो। ह्यूमन बीइंग का डिज़ाइन ही ऐसा है कि ये होगा ही। अब उससे डील कैसे करना है, जब भी आपको इच्छा हो आप पूछ लो, अंदर अंदर मत रखो। ना कुछ बुरा है, ना कुछ गंदा है, ना कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, पूछ लो। करेक्ट। आप एक आपकी पेरेंटिंग से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अब इस जनरेशन में, बिकॉज यू आर ऑल्सो पेरेंट नाउ, तो एक क्या डिफरेंस आपको नोटिस होता होगा आपके पेरेंट्स ने जो आपकी पेरेंटिंग की है वर्सेस आप जो अपनी डॉटर की पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि मतलब पेरेंटिंग चेंज हुई है या नहीं? पेरेंटिंग बहुत चेंज हुई है। तो आप उसको कैसे देखते हो पेरेंटिंग? मेरे आसपास के बहुत सारे यंग पेरेंट्स को भी मैं देखता हूँ, खुद को भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, और कुछ हद तक चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ें ना करने लगूँ जो शायद आगे चल के मेरी बेटी के लिए इश्यूज़ क्रिएट करें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में पले बड़े हैं। मैं उसे गरीबी नहीं कहूँगा, लिमिटेड रिसोर्सेज थे तब सारे, फिर चाहे पैसा हो, चाहे चीज़ें हो, चाहे घर की साइज़ हो, चाहे पढ़ाई का अलग कमरा हो, चाहे साइकिल हो या कुछ भी हो, वही गिन चुन के 2-3 पेन होते थे, वही सब करना है। अच्छा, आपको बहुत इच्छाएं होती थी कि मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी वो चाहिए, पर सब कुछ पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। पर उस चीज़ ने बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी में, क्योंकि लाइफ एज यू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, अब मुझे किसी से मांगना नहीं है, अब मेरे डिसीजन मुझे खुद लेना है। पर तब मुझे ये भी पता चलना चाहिए, जो मैंने पहले बचपन से देखा है, कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें चाहिए पर वो तुम्हारे लिए शायद ज़रूरी नहीं है। अब के पेरेंट्स में क्या हुआ है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे, एक पूरा सेट है ऐसा कि बचपन में हमने जो नहीं पाया है ना, वो हमारे बच्चों को दे देंगे। बहुत अच्छा थॉट है, बहुत अच्छा थॉट है, पर उसके चलते आप
बहुत बड़ा नुकसान बच्चों का ये कर रहे हो कि उन्हें शायद ये समझ ही नहीं पा रहे हैं वो बच्चे कि उन्होंने सोचा और आपने हाजिर कर दिया। उन्हें ना सुनने की आदत नहीं रही। नहीं है, करेक्ट। जब आप नहीं रहोगे, जब वो ज़िंदगी अपने हिसाब से अलग से जिएंगे, तब ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी हर एक चीज़ में हाँ बोल दे। करेक्ट। मुझे ये चाहिए, वो शायद नहीं हो पाएगा। मुझे ये रोल करना है पर वो मुझ तक नहीं पहुँचेगा। मुझे जाके इस जॉब में मुझे ये करना ही है पर वो मुझे मना कर दिया कि नहीं होगा। तो आई नो हाउ टू डील विद द रिजेक्शंस, हाउ टू डील विद फेलियर्स। तो मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स को ये सीखना ज़रूरी है कि बच्चों को फेल होने दो, उन्हें फेलियर सिखाओ, फेलियर से डील करना सिखाओ। कि फेलियर के बाद जो होना है ना, वहाँ से एक्चुअल कैरेक्टर बिल्ड होता है। अगर मैं सारे फेलियर खुद ही एब्सॉर्ब कर लूँगा मेरे बच्चों के, तो वो बेचारे लाइफ में जब जाके सामना करेंगे तब वो, अब उनमें उनकी गलती निकालना गलत होगा ना फिर। अच्छा, वही फेलियर उनके लिए एंग्जाइटी का रीज़न बन सकती है, डिप्रेशन का रीज़न बन सकती है, स्ट्रेस का रीज़न बन सकती है, बिकॉज उन्होंने कभी उसे झेला ही नहीं है। मतलब एज अ पेरेंट तो बच्चों को आदत पड़ जाती है कि जिद करेगा तो मिल जाएगी चीज़ें। तो एज अ पेरेंट तो आप बहुत इमोशनल होते हो कि नहीं यार बच्चा रो रहा है, दे देते हैं। लेकिन जब बाहर जाके वो रोएगा, उससे कोई इमोशनली अटैच नहीं है ना, कोई इमोशनल अटैच नहीं है। तो अब उसने मना कर दिया तो यही उसके लिए डिप्रेशन बन जाएगा। तो मुझे लगता है अभी पेरेंट्स को ना ज़्यादा टाइम उसी पर डालने की ज़रूरत है। जो मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि अगर कोई चीज़ के लिए आप ना बोल रहे ना, उसका रीजनिंग तो समझाओ। तो कितना टफ होता होगा पेरेंट्स के लिए ना बोलना। मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है कि यार वो नहीं, पर उसमें उसी में है ना कि वो इमोशनल अटैचमेंट और वो सब कुछ है, पर आपको वहीं पर ऑब्जेक्टिवली सोचने की ज़रूरत है कि मनी डज नॉट मैटर मे बी। चलो पैसों की दिक्कत नहीं है, आप उन्होंने कुछ मांगा और आप दे सकते हो, पर उस टाइम पे ज़रूरी है क्या वो? अगर वो ज़रूरी नहीं है तो आस्क योर किड्स टू वेट, लेट देम लर्न हाउ टू वेट फॉर समथिंग दैट यू नीड। ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ जो आपने इच्छा की वो तुरंत आ जाएगी। तो ये सारी बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट आई गेस दिस माइट हेल्प बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड विच विल हेल्प देम इन द फ्यूचर। करेक्ट। फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हो? बहुत ही डिफ़िकल्ट है यार, कोशिश ज़रूर करता हूँ, सालों से कर रहा हूँ, पर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। खास करके हमारे प्रोफेशन में ऐसा है कि इफ़ आई एम शूटिंग फॉर 2 months, 2.5 months, 3 months एंड आई एम कॉन्स्टेंटली आउट। मुंबई में भी शूट कर रहा हूँ तो जैसे शिफ्ट ही 12 घंटे की होती है। ट्रैवल के साथ मुंबई जैसे शहर में 16 घंटे तो कहीं नहीं गए, उसके बाद बचते ही नहीं हो आप कुछ करने लायक। तो उस टाइम पे जब होता है कि हाँ टाइम नहीं दे पाते हैं उतना, तो आपकी डॉटर के तो कंप्लेंट्स होती होंगी आपसे बहुत कि आप टाइम नहीं दे पाते हो, आप घर पे नहीं रहते हो, तो हाउ डू यू कंपेंसेट? कभी कभार वो भी होता है, पर जब होता हूँ तब उसके साथ रहता हूँ। तो अब मेरी डॉटर के साथ वैसा है, मतलब उसका भी वो कंप्लेन बहुत कम आती है उसकी क्योंकि हम जब होते हैं तब बहुत मज़ेदार टाइम होता है फिर। ये वाली जो रूथलेसनेस होती है ना, कि आप 10 घंटे भी काम कर रहे हो, 16 घंटे भी काम कर रहे हो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी प्रीवियस लाइफ का भी होता है। और मैं इससे अगले क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ कि बाय द वे आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, तो इंजीनियरिंग बडीज हैं हम लोग। अब इंजीनियरिंग लाइफ ऐसी होती है कि इसके अंदर आपको बस जैसे तैसे करके निकाल लेनी है। मतलब बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि बस कोई भी असाइनमेंट आया तो रात को एक रात पहले बैठ के कर लिया, सब कुछ कर लिया। उस जो 4 साल का फेज था इंजीनियरिंग लाइफ का, उसमें आपको अभी लाइफ के लिए कैसे शेप किया? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि इफ यू आर एन इंजीनियर यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। आई बिलीव दैट। 3 साल धुले में रहा मैं, जलगांव धुले, एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, ग्रेट। बहुत मज़ा मिस आया। करते हो इंजीनियरिंग डेज? अरे बहुत यार, पर मेरा क्या हुआ ना कि उसके बाद अब इस दौरान मेरा थिएटर भी चल रहा है, तो मैं वहाँ पर वेकेशन में पीएल में सूरत आके 2-3 शोज करके वापस चला जाता था। वैसे कर करके पूरी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में भी मेरे यार वो टॉप 10 और ये सब होता है ना इंजीनियरिंग में, तो हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि ऑल द सेमेस्टर्स पुट टुगेदर टॉप 10 सब्जेक्ट्स एंड दैट डिसाइड्स योर स्कोर। तो टॉप 10 के साथ मेरा स्कोर कुछ 85% ऐसा कुछ हो रहा था। मतलब इट वाज नॉट कि मजबूरी में करिए, आपको मज़ा आ रहा? मुझे मज़ा आता, मुझे करना था इंजीनियरिंग। करना है तो पूरा डिग्री तक करते हैं। और उसके बाद मुंबई आया और सबसे पहला जॉब मुझे मिला कंसल्टेंट इंजीनियर का नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में। वो थोड़ा इनिशियल ऐसा था कि डायरेक्टर्स जो थिएटर में मेरे 1-2 डायरेक्टर के साथ मैं जो काम करता था उनको कन्विंस करना था मुझे कि मैं जॉब भले करता हूँ सर, पर मैं अभी भी थिएटर करूँगा। तो कब करोगे तुम? रिहर्सल पे कब आओगे? हम लोग रिहर्सल शाम को करते हैं 4 से 8। तुम रिहर्सल पे पहुँचोगे ही 8:30-9 बजे। मैंने बोला वो भी सही है यार। फिर भी मैंने जॉब की 8.5 साल, फुल फ्लेजेड जॉब। उसके साथ मैंने करीबन 8 से 10 प्ले किए अलग अलग।
और फिर एक लेवल पे जब बहुत, क्योंकि जॉब में मेरा हर दूसरे तीसरे साल प्रमोशन होता था। मैंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे, और जब रिज़ाइन किया तब मैं जनरल मैनेजर था, मिडिल मैनेजमेंट कैडर, टॉप मिडिल मैनेजमेंट कैडर, मतलब उसके बाद फिर एसएमसी हो जाता है, सीनियर मैनेजमेंट कैडर। तो तब मैंने सोचा कि यार अब अगर करना है तो कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा थिएटर में। तो हमने रिहर्सल की टाइमिंग कर दी सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 से 7:30 8 बजे तक रिहर्सल करो, फिर 1.5 घंटा ट्रैवल करके ऑफिस जाओ, रात को आके या तो शो करो या तो रिहर्सल करो। सबको परेशान किया आपने? नहीं तो पहले एक प्ले में हुआ कि यार बहुत सारे लोग हैं, 5:30 बजे नहीं तो रात को 9 से 12 रिहर्सल होगा या सुबह 5:30 बजे रिहर्सल। अच्छा। क्योंकि प्रतीक तो लेट आएगा अब, तो एक प्ले हुआ ऐसा। फिर मैंने बोला यार ये सबको परेशान करना गलत है। फिर मेरे डायरेक्टर एक मोनोलॉग लेके आए कि अब सिर्फ तू ही है, ओके, एक ही एक्टर 1.5 घंटा स्टेज पे, इट इज़ अ मोनोलॉग। ओके। तो मैंने बोला सर ये बेस्ट आइडिया है, 5:30 सुबह रिहर्सल करेंगे। तो मैं, मेरे डायरेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर, हम लोग 3 लोग मिलते थे सुबह 5:30 बजे। 5:30 से 7:30 8 बजे तक रिहर्सल करो, फिर ऑफिस जाओ, काम करो। तो ये मैंने किया कुछ 4 साल। उसी दौरान, जॉब के दौरान ही मैंने 2 गुजराती फिल्में की, जिसमें दूसरी फिल्म रॉन्ग साइड राजू को नेशनल अवार्ड मिला 2016 में। उसके बाद ये होने लगा था कि यार अब अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है दोनों जगह। थिएटर से, फिल्मों से अच्छी ऑफर्स आती हैं, ऑफिस में अच्छे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, दूसरी कंपनी से ऑफर थी जॉब की, वन ऑफ द बिग 4 कंसल्टेंसी से ऑफर था जॉब का। तो मैंने बोला यार अब 2 में से एक ही कर पाऊंगा। करेक्ट। तो 2016 सितंबर में फिर मैंने जॉब छोड़ी, देन आई डिसाइडेड टू बी अ फुल टाइम एक्टर। मैंने पहली बार ऐसे किसी इंसान से बात की जिसको दोनों साइड में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ थी। मतलब आपको जॉब साइड में भी ऐसा था कि यार अगर मैं थिएटर छोड़ देता हूँ, एक्टिंग छोड़ देता हूँ, तो जॉब साइड में भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर जॉब छोड़ देता हूँ तो मेरे पास थिएटर में भी। मतलब आपने दोनों साइड एक्सेल ही किया था एक तरीके से। वो जैसे मैंने पहले बोला ना, वो स्कूल से जो सीखा था ना, कि जो कर रहे हो ना उसमें घुस के करें, बेस्ट करो। तो जो कर रहे हो उसको तो बेस्ट ही कर सकते हो ना। तो मास्टर ऑफ वन वाला जो था ना कि बी ए मास्टर ऑफ वन, वो गलत ही है, वो थॉट प्रोसेस ही गलत है। जैक ऑफ ऑल। करेक्ट। जैक ऑफ ऑल कुछ नहीं होता, यू Master कैन of all. ऑलवेज स्ट्राइव एंड ट्राई टू बिकम मास्टर ऑफ ऑल। थियोरेटिकली तो पॉसिबल है ना, तो उसको अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं। बिकॉज एक्सीलेंस क्या है, एक्सीलेंस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर श्योर। आज एक्सीलेंस इधर है, कल कोई बोलेगा कि नहीं अभी तो बाहर और चला गया, अभी तो वो तो वैसे भी जर्नी है। सो यू कैन ऑलवेज बी ऑन दैट जर्नी। सो इफ द इंटेंट इज टू एक्सेल, यू विल एक्सेल। पर अगर इंटेंट ही ऐसा है कि छोड़ो ना अभी जॉब में क्या करना है, जाएंगे 6 घंटा काम करके आ जाएंगे, दैट डजंट वर्क। कॉर्पोरेट जॉब को हिट नहीं किया? मतलब जनरली क्या होता है कि कॉर्पोरेट जॉब्स को सब लोग हेट ही करते हैं। नहीं, हेट मतलब ऐसा है कि उसमें दोनों पहलू हैं। इंडियन कॉर्पोरेट का एक जो चक्कर था ना तब, अभी पता नहीं कितना बदला है, पर हम टाइम को वैल्यू नहीं करते ना। मतलब 9 to 5 तो 9 to 5 होना चाहिए, फिर 9 to 8 9 to 9 9 to एंडलेस नहीं हो सकता। और वो जो एक थॉट प्रोसेस है कि जो ज़्यादा बैठता है ऑफिस में वही ज़्यादा काम करता है, वो तो बहुत ही गलत है। करेक्ट। तो अगर इफ़ वी अचीव दिस, लेट्स स्टार्ट रिस्पेक्टिंग टाइम, योर टाइम, अदर्स टाइम, एवरीबडी, तो देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन डेडलाइंस, देन यू रिस्पेक्ट योर डेडलाइंस। तो एक तो सबसे बड़ा क्या होता है कि उससे प्रेशर क्रिएट नहीं होता, बिकॉज यू प्लान्ड इट एंड यू हैव अनदर लाइफ आफ्टर ऑफिस दैट एक्साइट्स यू इवन मोर, दैट कीप्स यू हेल्दी मेंटली ऑल्सो। मेरे पास है यार, मैं यहाँ के बाद मेरी दूसरी लाइफ है, दैट्स ऑल्सो वेयर आई वॉन्ट टू गो एंड एक्सेल एंड डू समथिंग एंड लर्न समथिंग। सो आई थिंक दैट कीप्स यू यंग मेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने जॉब लवनी भवाई के पहले छोड़ी थी, बाद में छोड़ी थी? लवनी भवाई के पहले छोड़ी थी, इनफैक्ट उसी साल छोड़ी थी जॉब। अमेजिंग मूवी। आपके पुराने जो दोस्त हैं, अभी आपने कॉलेज वाले दोस्तों की बात की, 3-4 लोगों का नाम लिया आपने, तो अभी टच में है वो लोग? सारे लोग टच में। बात करते हो? हाँ। कितनी बार? अरे मतलब हफ्ते में 1-2 बार। अच्छा, हो जाती है बात? हफ्ते में 1 आध बार तो बात हो ही जाती है। मीम शेयर करते हैं एक दूसरे से? हाँ हाँ। सच में? सच में। भाई मुझे लगा था हम ही करते हैं। नहीं यार, ये सारा मीम शेयर करना, जोक शेयर करना, तो वो तो क्या मीम दिख रहा है आजकल सबसे ज्यादा? आजकल तो यार मुझे ना, मैं पता नहीं, वो ढूंढते रहता हूँ ना वर्कआउट वाला ज़्यादा, तो वो वर्कआउट वाले मीम्स ही ज़्यादा आते हैं मेरे पास। जिम वाले? हाँ, जिम वाले, वर्कआउट वाले, वही सारे मीम्स ज़्यादा आते हैं। मतलब एक तो बहुत ही बेकार मीम आते हैं यार, डर जाता हूँ मैं। जैसे
कौन सा मैं देख रहा, अच्छा मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था मडगांव एक्सप्रेस के टाइम, तो उसका ऑपरेशन हुआ ड्यूरिंग द फिल्म ओनली, एंड देन आई स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म एंड ऑल। अच्छा, तो अब जब इंजरी हुई है ना, तो सारे इंजरी वाले मीम दिख रहे हैं, सारे मतलब रील्स देखे जिसमें एक दो वो मार्शल आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स के फाइट्स देख रहा था, किसी ने किक मारी और उसका घुटना पीछे से खुल गया था। अब वैसे वीडियोस देख के मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, मैं वैसे मीम्स देख रहा हूँ, तो मतलब और डर रहा हूँ। पर इंस्टाग्राम वार्निंग देता है, डू यू वांट टू सी, उस पर क्लिक कर देते थे आप? नहीं कि वो बताता है कि नहीं मतलब इसमें दिक्कत नहीं, है। एक दो बार ऐसा दिखा है ना, फिर मैंने बंद कर दिया, मतलब भाई तुम रुक जाओ अभी मैं पर वो सुनता है। हाँ यार, पता नहीं उसको, आप ना अभी किसी बारे में बात करेंगे ना, आपको पक्का कुछ ना कुछ रील उसके दिख जाएगी आगे चल के। आई नो ये बहुत टेंशन वाला काम वो है। किसी ने बहुत कमाल बोला था ना कि मोबाइल जितने स्मार्ट होते जा रहे हैं ना, लोग उतने ही डम होते जा रहे हैं। करेक्ट डेफिनेटली। यार बहुत आइकॉनिक मूवी थी मडगांव एक्सप्रेस। मतलब हमने बहुत टाइम के बाद एक ऐसी मूवी देखी जिसमें एक फ्रेंड ट्रायो एक पूरी बिल्कुल वाइल्ड कॉमेडी की तरह जा रहा है। आपने हैंगओवर देखी है? हाँ, तो मतलब एकदम ऐसा लगा था कि उससे बहुत डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट, और बिल्कुल देसी मूवी है, और एकदम वैसे उसको वो किया है। दिव्येंदु सर का बहुत बहुत ही कमाल का रोल था उसमें। तो ये अगर आपको मडगांव एक्सप्रेस में 3 लोगों के साथ जो आपके उसमें दोस्त हैं, अगर आपको अपने रियल लाइफ में से किसी के साथ में वो स्टोरी करनी होती, तो वो दोस्त कौन से होते हैं आपके? तो दिव्येंदु का जो कैरेक्टर था ना, वैसे मेरे 2-3 दोस्त हैं। ठीक है, कंजूस नहीं, जुगाड़ू, जो जुगाड़ू और जो एक्चुअली मुसीबत में डाल सकते डाल सकते हैं। बिकॉज वो लोग बिना सोचे रिएक्ट कर देगा, बिना सोचे प्लान कर देने वाले लोग थे। ऐसे हैं 2-3। और अविनाश का जो कैरेक्टर था, जो कि सुलझा हुआ, स्ट्रेट, समझदार, पर फिर भी घमासान कब पूरा हो गया शूट? घमासान रिलीज होगी अब जनवरी में। हाँ, जनवरी में। तो ये इस बार अभी मामी फेस्टिवल में उसका स्क्रीनिंग था एक। अच्छा, हाँ मैंने देखा था। आपने वो पीवीआर था शायद क्या वो? हाँ मैंने देखा था। अभी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? अभी मैं एक नई फिल्म शुरू करूँगा नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। पर मेरी एक फिल्म है अग्नि, जो कि फायर फाइटर्स पे है फिल्म पूरी। वो रिलीज़ होगी अब जल्दी। ओके। और ये ऐसी एक दुनिया है फायर फाइटर्स की, बहुत ही अग्निशमन दल और ये सब, जो हमने कभी देखा ही नहीं है। इंडिया में तो कोई भी फिल्म में मुझे नहीं याद मैंने देखा हो। तो उनकी लाइफ कैसे चलती है, और ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि यार फायर फाइटर्स को आप कब बुलाते हो, कब आग लगती है तब। तो ऐसा नहीं है, कहीं बिल्डिंग गिर जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं फ्लडिंग हो जाती है, रेस्क्यू करने के, कोई गटर में गिर जाता है, कोई कहीं फंस गया, कोई कहीं से निकालना है। ऑल रेस्क्यू ऑपरेशंस वी कॉल फायर फाइटर्स। और घमासान? एंड घमासान जो तिग्मांशु धुलिया ने डायरेक्ट की है, गोल्डन रेशियो एंड जियो स्टूडियोज़ की फिल्म है। सो उसका अभी एक स्क्रीनिंग हुआ, पहला स्क्रीनिंग मामी फेस्टिवल में से। और घमासान भी तभी उन्होंने अनाउंस किया है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर अराउंड जनवरी 2025 घमासान भी रिलीज़ होगी। मडगांव से ज़्यादा मज़ा आया शूट करने में, या मज़ा तो इक्वली आता है सब में? नहीं, इक्वली मज़ा आता है, पर मडगांव क्योंकि फिल्म ही इतनी मैड है, मज़ेदार फिल्म है। और मतलब दिव्येंदु, अविनाश, मैं, हम लोग इतने ऐसे थिक फ्रेंड्स बन गए थे कि बहुत मज़े किए हमने। अच्छा। और मेरी लाइफ में मतलब उसमें जो सीन है ना कि कभी गोवा ही नहीं गए दोस्तों के साथ, वो मेरे लिए सच है। मैं पहली बार दोस्तों के साथ गोवा गया हूँ मडगांव शूट करने। तो आप उससे पहले सच में गोवा नहीं गए? दोस्तों के साथ कभी गया ही नहीं गोवा। उसके पहले मैं 2 बार गोवा गया था। तो यू हैव लिव्ड दोस मोमेंट्स। या बट नेवर विद फ्रेंड्स। ज़्यादा ही लिव किए पर हाँ, मतलब ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया था। इतने भी नहीं करने चाहिए थे। एक आखिरी क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू रिलिव वन डे इन योर लाइफ, वो कौन सा रहेगा? वो कोई भी दिन जब मेरे डैड मेरे साथ थे यार, एनीथिंग, एनी डे। ओके, इसमें एक और पार्ट है नीचे कि एक दिन दैट यू वांट टू रिलीव, जो आपने बता दिया, एंड वन डे दैट यू वांट टू डिलीट फ्रॉम योर लाइफ, कि ये दिन मैं डिलीट कर दूँ अपनी लाइफ से। फिर वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, एक्टिंग करियर का हो, बॉलीवुड, व्हाटएवर। नहीं, मुझे आगे भी किसी ने ऐसा पूछा था, पर इसका जवाब मुझे मिला ही नहीं आज तक, क्योंकि पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इंसिडेंसेस हुए ना ऐसे, जहाँ लगता था कि यार ये क्यों हुआ, शायद उसी की वजह से बहुत कुछ सीखा हूँ। तो मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू डिलीट एनी फेलियर्स और एनी दोज डेज। गुजराती लोग बहुत स्वीट होते हैं वैसे। आपने धंधा वंधा करने का नहीं सोचा कभी? बहुत बार सोचा, बहुत किए भी हैं। तो कैलकुलेशन करते हो दिमाग में? अच्छा, एक्टिंग को एज अ धंधा, मतलब धंधा एज इन कि इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल थिंग आप कैलकुलेटिव रखते हो? हाँ हाँ, मतलब इसका एक दूसरा पहलू है, पूरा कमर्शियल पहलू, कि कहाँ कितना चार्ज करना है, कौन से टाइम पे किस चीज़ को कैसे मोनेटाइज करना है। तो ये सीखना
उसके जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें भी स्मार्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, इसमें मतलब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन नो, यू कैन इवन एक्सप्लोर डिफरेंट एवेन्यूज। बहुत लोग सिर्फ आर्ट से ऑब्सेस्ड होके कमर्शियली फेल हो सकते हैं या होते हैं। हाँ, हो सकते हैं यार, वो सिर्फ आर्ट के रिलेटेड नहीं है, वो किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकता है। बिकॉज आई गेस कमर्शियल नॉलेज जो है ना, फाइनेंशियल नॉलेज, कमर्शियल नॉलेज, एग्जैक्टली ये आप किसी भी फील्ड में पढ़ाई लिखाई कर लो, किसी भी फील्ड में काम करो, पर ये एक लाइफ स्किल है। जैसे कुछ हद तक कपड़े धोना आना चाहिए, कुछ बेसिक खाना बनाना आना चाहिए, वैसा है कि आपको अपना फाइनेंस संभालना आना ही चाहिए। मैगी का जीवन ये बेसिक, हाँ, ये बेसिक लाइफ स्किल है यार। नहीं तो आप कुछ भी कर लो, फिर नुकसान ही है वो तो। अब एक लास्ट, बिल्कुल लास्ट, नॉट अ क्वेश्चन बट एन एडवाइस, अ टीनेज एडवाइस टू टीनेजर प्रतीक गांधी हु इज इन हिज 9th 10th 11th 12th टीन वाला एज। I think I एक advice want to advise my younger self to have more patience. कि सब होगा, have patience and enjoy that particular moment. तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आप सभी लोगों को प्रतीक भैया से मिलकर बहुत मजा आया होगा, और हमने बहुत सारे कॉन्वर्सेशन ऐसे कि जो आपने जनरली कभी नहीं सुनी होंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, कुछ बीच बीच में मसाला था, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको सुन के बहुत मजा आया होगा। हमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करे थे, लेकिन उन्होंने भैया खुद ने नहीं answer नहीं दिया इतने सारे सारे। जवाब सही से दिए कि एक्चुअली पूरी स्क्रिप्ट ही हो गई हमारी, जो हमने सोच रखा था कि हमने पूछना है आपकी तरफ से। सो इट वाज फन मीटिंग यू, अमेजिंग Thank you very पॉडकास्ट, much. और बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिली है। एंड आपको सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक है, एंड वी होप कि मतलब आपकी ऐसी और मूवीज़ आती रहे और हम एंजॉय करते रहें बस। थैंक यू वेरी मच, इनफैक्ट थैंक यू गाइज कि आपकी वजह से मैं इस यंगर ऑडियंस तक पहुंच पाऊंगा, उनसे ऐसे बातचीत कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो प्रतीक भाई, इतनी सक्सेस के बाद में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, और कैसा लगेगा। अच्छा, ठीक है, तो भाई ये दैट्स इट, थैंक यू, हमारा हो गया। चलो चलिए।